हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर नर्सिंग लेक्चर पे। और आज अपन बात करने वाले हैं ओबीजी के अंदर एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के बारे में। लास्ट लेक्चर में अपन ने प्लेसेंटा प्रेविया कवर किया था और इस लेक्चर में अपन एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के बारे में समझेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर कि एब्रेप्सियो प्लेसेंटा है क्या। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन की कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा जो होता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस जो है उसके अंदर जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन है वो एकदम नॉर्मल जगह पे हुआ है जहाँ पे नॉर्मली होता है। मीन्स अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसकी पोस्टीरियर वॉल के अंदर ये इम्प्लांटेशन हुआ है किसका, प्लेसेंटा का। और यहाँ पे ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और बेबी जो है कुछ इस तरह जो है यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है। मीन्स अगर अपन कहना चाहें तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्लेसेंटा है वो क्या है, नॉर्मली सिचुएटेड है, अपनी जगह पे है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जो प्लेसेंटा है उसका जो सेपरेशन है वो क्या हो जाता है, टाइम से पहले हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी कि यहाँ पे क्या होता है, प्रीमेच्योर separation of placenta from the uterine wall। मीन्स जो यूट्राइन वॉल है वहाँ से मेच्योरेशन से पहले ही क्या हो जाएगा, यूट्राइन वॉल का क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूट्राइन वॉल से प्रीमेच्योर सेपरेशन हो रहा है। कब हो रहा है, आफ्टर 20th वीक ऑफ गेस्टेशन। मतलब प्रेगनेंसी के जो 20th वीक है, ठीक है, गेस्टेशन के 20th वीक के बाद हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी या बिफोर बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन अपन ने समझी कि एक तो 20th वीक के बाद, ठीक है, 20th वीक के बाद और बेबी के बिफोर बर्थ मतलब डिलीवरी से पहले क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा है, ठीक है, ये जो नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा है इसका क्या हो जाता है, यहाँ से सेपरेशन होने लग जाता है। जब यहाँ पे सेपरेशन होने लग जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये प्लेसेंटा का फोर्स फिटस पे आने लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब ये सेपरेट होगा तो यूट्राइन साइनोसाइड जब अलग होगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होने लग जाएगी, ठीक है। अब ये ब्लीडिंग होगी तो ये ब्लीडिंग दो टाइप की हो सकती है जो अपन आगे देखेंगे। और ये ब्लीडिंग जो है फिर वाया वजाइनल ट्रैक्ट जो होगी वो बाहर आएगी। अब ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो यूट्रस है उसके अंदर अपन को टेंडरनेस देखने को मिल सकती है, पेन हो सकता है, ठीक है। गेस्टेशनल एज के हिसाब से यूट्रस का साइज ज़्यादा हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें अपन आगे देखेंगे जो अपन को देखने को मिलेगी। बट सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि यहाँ पे प्लेसेंटा जो है अपनी पोजीशन में एकदम नॉर्मल है। बट बिफोर द टाइम, ये क्या जाता है, टाइम से पहले ही, मीन्स नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा का क्या होता है, एक्सपल्जन होता है, सेपरेशन होता है। पहले बेबी बाहर जाता है उसके बाद प्लेसेंटा जाती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेबी मेच्योर ही नहीं हुआ है, उससे पहले ही प्लेसेंटा क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एब्रेसिव प्लेसेंटा कहते हैं। और अगर अपन बात करें एपीएच के टाइप्स की, अगर अपन बात करें एपीएच के जो दो टाइप्स थे उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है या सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है वो कौन होता है, एब्रेसिव प्लेसेंटा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें लिख सकते हैं कि ये क्या है, एब्रेसिव प्लेसेंटा क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। इसके अलावा ये सबसे क्या है, डेंजरस है। मतलब इसके अंदर अगर फीमेल अगर किसी को होता है तो ये क्या है, मदर की जो लाइफ है उसकी जो रिस्क है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मीन्स मदर जो होती है उसमें क्या होती है, रिस्क इंक्रीज हो जाती है। तो ये अपन ने सबसे पहले बात करी इसकी डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या रहेगी, क्या ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से एब्रेसिव प्लेसेंटा अपन को देखने को मिलता है। तो देखिए इसके अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन कारण है या फिर कहें कि मोस्टली देखा जाए तो इसका जो रीज़न है वो क्या है, एडियोपैथिक है। मीन्स अननोन रीज़न है, हमें नहीं पता है कि एग्जैक्ट जो कोज है वो इस डिजीज़ का क्या है। मीन्स अननोन कोज है। बट अगर अपन सिर्फ अननोन है, पर अगर अपन देखा जाए, अगर अपन सर्च करें तो मोस्ट कॉमन जो कोज है वो क्या है, मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है,
हाइपरटेंशन। क्या है? हाइपरटेंशन। और अपन को पता है कि अपन हाइपरटेंशन अपन ने पढ़ा था, कौन सी डिजीज में अपन को देखने को मिलता है? ये अपन को देखने को मिलता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। मतलब ये हुआ कि जिन फीमेल को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हुआ है, उस केस में 1/3 केसेस के अंदर, 1/3 केसेस के अंदर वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है? एब्रेप्शो प्लेसेंटा भी देखने को मिला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एब्रेप्शो प्लेसेंटा का अगर अपन बात करें कि मोस्ट कॉमन कोज की, तो वो क्या है? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है। अब ये हाइपरटेंशन कैसे है जो है प्लेसेंटा का सेपरेशन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अगर हाइपरटेंशन होगा तो क्या होगा? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिलेगी? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा मीन्स ब्लड वेसल्स क्या होंगी? ब्लड वेसल्स जो होंगी वो क्या होंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो जो प्लेसेंटा अपन ने बात करी, इस प्लेसेंटा को जो ब्लड सप्लाई आ रही है, इस प्लेसेंटा को जो ब्लड सप्लाई आ रही है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि ब्लड सप्लाई क्या होगा, या ब्लड फ्लो जो होगा प्लेसेंटा की तरफ वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से प्लेसेंटा को जो ब्लड मिल रहा है वो क्या मिलेगा? अपर्याप्त मिलेगा। मीन्स क्या देखने को मिलेगा? प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। प्लेसेंटल इनसफिशियंसी देखने को मिलेगी। प्लेसेंटल इनसफिशियंसी देखने की वजह से वहाँ के जो प्लेसेंटा के सेल्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे? प्लेसेंटा के जो सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो क्या हो जाएंगे? डेड होने लग जाएंगे। मतलब उनकी क्या हो जाएगी? वो डेड होने लग जाएंगे। और डेड होने के बाद में क्या होंगे? वो वहाँ से सेपरेट होगी, क्योंकि नेक्रोसिस होने लग जाएगा। और जब सेपरेट होंगे तो क्या होगा कि वजाइनल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो एक चीज़ याद रखिए कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज यहाँ पे अपन देख रहे हैं क्या है? हाइपर टेंशन है। हाइपर टेंशन होगा मीन्स वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड फ्लो कम जाएगा तो ऑक्सीजन कम जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में न्यूट्रिएंट्स भी कम जाएंगे। जब प्लेसेंटा को सप्लाई ही प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वहाँ के सेल्स डेड होंगे, उनमें नेक्रोसिस होने लग जाएंगे और धीरे धीरे वो वहाँ से यूट्राइन की वॉल से क्या हो जाएंगे? सेपरेट होते चले जाएंगे। जब यूट्राइन की वॉल से सेपरेट होते चले जाएंगे तो क्या होगा कि ये प्लेसेंटा यहाँ से सेपरेट होगी। अब सेपरेट होगी तो ब्लीडिंग भी होगी, और ब्लीडिंग जो होगी वो वजाइनल ट्रैक्ट के द्वारा बाहर जाएगी, और क्या होगा? हमें बाहर की तरफ जो है वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है कि मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है? हाइपरटेंशन होता है। और हाइपरटेंशन के अंदर भी जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है वो 1/3 केसेस में देखने को मिलता है, इसलिए अपन इसको मोस्ट कॉमन केस कहते हैं। अब इस हाइपरटेंशन के अलावा हमें और क्या देखने को मिल सकता है? तो इटियोलॉजी में हाइपरटेंशन के अलावा इन्फेक्शन भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा ट्रोमा हो जाए, चोट वगैरह लग जाए, उस केस में भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। ये कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसको स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। तो रिस्क फैक्टर्स के अंदर जनरली एक तो मदर की एडवांस एज। मदर की एडवांस एज से मतलब क्या होता है? फटाफट देख लेते हैं अपन। एडवांस एज ऑफ मदर। एडवांस एज का मतलब होता है कि अबव द 30 ईयर्स, मतलब 30 साल की से ज़्यादा एज अगर होती है तो वहाँ वो भी अपने आप में क्या है? एक रिस्क फैक्टर है। किसके लिए? एब्रेप्शो प्लेसेंटा के लिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि कोई फीमेल जो है वो सिगरेट स्मोकिंग करती है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती है, ठीक है, या फिर ड्रग अब्यूज़ करती है, मतलब ड्रग लेती है, या फिर क्या है? अल्कोहल अब्यूज़ करती है। अल्कोहल अब्यूज़ करती है तो वो भी अपने आप में क्या होता है? एक एब्रेप्शो प्लेसेंटा को आगे जाके जो है लीड करता है। इसके अलावा होता है मल्टीपेरिटी। मल्टीपेरिटी का मतलब होता है कि जिसके अंदर क्या होता है, मतलब फीमेल जो है वो बार बार प्रेग्नेंट हो रही है, मल्टीपल प्रेगनेंसी उसमें देखने को मिलती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी अगर अपन बात करें तो ट्विन प्रेगनेंसी है। ट्विन प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि यूट्रस के अंदर एक से ज़्यादा बेबी क्या हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं, उसे कहते हैं ट्विन प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी भी अपने आप में क्या है? रिस्क फैक्टर है। मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के साथ साथ अगर हाइड्रोएमनियोस की कंडीशन है, हाइड्रोएमनियोस का मतलब होता है कि जहाँ पे पॉलीहाइड्रोएमनियोस को भी अपन हाइड्रोएमनियोस कहते हैं, जहाँ पे फ्लूइड क्या है? 2 लीटर से ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी अपन को जो है ये एब्रेप्शो प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा जो मेम्ब्रेन है वो टाइम से पहले रप्चर हो जाए, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड PROM, और इसकी वजह से भी एब्रेप्शो प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक रिस्क फैक्टर होता है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी।
फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो सिंपल सी बात है, अपन को आगे जाके एनीमिया भी देखने को मिलेगा, और इसके अलावा ये आगे जाके एब्रेसिव प्लेसेंटा भी कोस कर सकता है। इसके अलावा शॉर्ट कोड, अगर अम्बिलिकल कोड जो है वो अगर छोटी है तो वो भी अपने आप में क्या है, रिस्क फैक्टर है। तो ये सारे अपन ने बात करी किसकी, रिस्क फैक्टर्स की बात करी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें ज़्यादा पूछ लिया जाता है मल्टीपेरिटी के बारे में, ट्विन प्रेगनेंसी, एडवांस एज ऑफ मदर, ये अपने आप में क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट वन इसके टाइप्स की, कि कौन कौन से टाइप्स जो है एम्ब्रियो प्लेसेंटा के अपन को देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट वन है टाइप्स। तो टाइप्स में सबसे पहले अपन को देखने को मिलता है वो होता है रिवील्ड टाइप। अब ये जो रिवील्ड टाइप होती है, ये इस टाइप का मतलब होता है कि जैसे ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये जो प्लेसेंटा है, ठीक है, ये जब सेपरेट होगा, यहाँ से कॉर्नर से सेपरेट होता चला जाएगा, तो क्या होगा कि जो ब्लीडिंग है, ठीक है, जो ये ब्लीडिंग होगी यहाँ पे यूट्राइन साइनोइड से, ये ब्लीडिंग जो है वो यूट्रस के होते हुए वजाइनल ट्रैक्ट के द्वारा क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक है। मीन्स रिवील टाइप जो होता है ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। अगर पूछा जाए कि एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, तो वो है रिवील्ड है, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, कहाँ से, वजाइना से। तो ये कहते हैं, इसे अपन कहते हैं रिवील टाइप। दूसरा होता है, देखिए, दूसरा होता है कंसील्ड टाइप। क्या होता है, कंसील्ड टाइप। कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ। इसमें क्या होगा कि जब प्लेसेंटा सेपरेट होगा, मान लीजिए प्लेसेंटा यहाँ से सेपरेट हुआ है, तो जो ब्लड होगा वो क्या होगा, इस प्लेसेंटा के पीछे, जैसे ये वॉल है तो यहाँ से सेपरेट होते ही प्लेसेंटा के पीछे पीछे क्या होता जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो रिवील्ड में तो क्या होता है कि ब्लड कलेक्ट नहीं होता है, वो आगे की तरफ होके बाहर आ जाता है। बट कंसील्ड में क्या होता है कि ये जो ब्लड है ये प्लेसेंटा के पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। इसे अपन ये कहते हैं कंसील्ड टाइप कहते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा के पीछे की तरफ क्या होगा, ब्लड कलेक्ट होने लग जाएगा। अब ये जो ब्लड कलेक्ट हुआ है, अब मान लीजिए ये ब्लड कलेक्ट होने के बाद में पीछे की तरफ क्या है, मायोमेट्रियम है, मसल्स हैं, तो मायोमेट्रियम तक अगर पहुंच जाए, कहाँ तक पहुंच जाए, रीच टू मायोमेट्रियम। अगर ये मायोमेट्रियम तक पहुंच जाए तो क्या कंडीशन कोज कर सकता है, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी। क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी। क्या कहा जाता है, यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी, या फिर मैं उसे क्या कह सकता हूँ, कोयूलियर यूट्रस, ठीक है। तो ये एक टर्म हमें इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है कि अगर ब्लड जो है प्लेसेंटा के पीछे कलेक्ट हो रहा है, अगर वो मायोमेट्रियम तक पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी या फिर कोविलियर यूट्रस कहा जाता है। और दोनों में से मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, रिवील्ड होता है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर का है वो क्या है, मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब होता है आइदर रिवील्ड और आइदर कंसील्ड, दोनों टाइप का हो सकता है। मींस ब्लड जो है वो वजाइना के द्वारा बाहर आता हुआ दिख सकता है, या फिर वहीं पे जो है अंदर की तरफ भी क्या हो जाए, कलेक्ट हो सकता है। दोनों ही कंडीशन देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन टाइप रिवील्ड है, पर जो डेंजरस है वो कौन सा है, कंसील्ड है। क्योंकि डेंजरस है, हमें पता नहीं चल पाता है कितना अमाउंट जो है ब्लीडिंग हुई है, फीमेल एनीमिया से सीवियर एनीमिया की तरफ चली जाती है, ठीक है, और ज़्यादा एनीमिया होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो उस केस में कंसील्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा डेंजरस टाइप होता। तो अगर पूछा जाए तो डेंजरस टाइप कौन सा है, तो कौन सा है, कंसील्ड। तो ये क्या है, एक डेंजरस टाइप है किसका, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा का। इसके बाद में बात करते हैं कि क्लिनिकल बेसिस पे जो है, क्लिनिकल बेसिस पे क्या इसको जो है कितनी ग्रेड्स में बांटा गया, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रेड्स के अंदर इसको बांटा गया है। तो टोटल 4 ग्रेड है, ग्रेड 0, 1, 2 एंड 3। अब बात करते हैं कौन सी ग्रेड में क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड 0 की। तो ग्रेड 0 जो है उसके अंदर क्या है, क्लिनिकली अपन इसका कोई भी मैनिफेस्टेशन में देखने को मिलते नहीं है। तो इसमें सिर्फ इसको डायग्नोस किया जाता है, डायग्नोसिस के द्वारा ही हम इसका पता लगा सकते हैं। तो डायग्नोसिस किसके द्वारा हो सकती है, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो जो डायग्नोसिस मेथड होते हैं उसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर किसी प्रकार की फिटल हार्ट रेट में कोई चेंज नहीं आते हैं, कोई फिटल हार्ट रेट में चेंज नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर किसी प्रकार की वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती, वेजाइनल ब्लीडिंग भी क्या है, एब्सेंट है।
इसके अलावा इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन जो है फीमेल में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा कोई साइन सिम्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ग्रेड 0 जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस से अपन पता लगा सकते हैं कि इस फीमेल को क्या हुआ है, एब्रेसिव प्लेसेंटा हुआ है। बाकी इसमें किसी प्रकार से अपन पता नहीं लगा सकते क्योंकि वेजाइनल ब्लीडिंग भी नहीं होती है, फिटल हार्ट साउंड भी नॉर्मल होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और कोई साइन सिम्टम नहीं है। तो ये थी अपनी फर्स्ट ग्रेड। बात करते हैं सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की, या पहले थी ग्रेड 0, अब बात करते हैं ग्रेड फर्स्ट की। तो ग्रेड फर्स्ट जो होता है वो 40% केसेस में अपन को देखने को मिलता है। तो ये अपन को 40% केसेस के अंदर अपन को ग्रेड फर्स्ट देखने को मिलती है, जिसके अंदर होता क्या है कि टोटल ब्लड लॉस का लेस देन 50% ब्लड लॉस टोटल का, ठीक है। जो भी टोटल ब्लड होता है उसका टोटल ब्लड का कितना टोटल ब्लड का जो है 15% जो है ब्लड लॉस देखने को मिलता है। टोटल ब्लड का कितना देखने को मिलता है 15% से, बट 15% इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसमें फिटल हार्ट रेट क्या है एकदम नॉर्मल दिखती है। किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। मीन्स कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, फीमेल शोक में नहीं जाती हैं, बट वजाइनल ब्लीडिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे हमें वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। मीन्स थ्रू द वजाइना ब्लीडिंग जो है वो ब्लड जो है वो बाहर अपन को आता हुआ दिखेगा। मीन्स वजाइना ब्लीडिंग यहाँ पे क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो ये थी अपनी क्या, ग्रेड 1। फिटल हार्ट रेट नॉर्मल है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, शॉक नहीं है, बस वजाइनल ब्लीडिंग अपन को प्रेजेंट दिख रही है। फिर आती है अपनी ग्रेड सेकेंड। ग्रेड सेकेंड जो है वो अपन को 45% केसेस के अंदर देखने को 45% केसेस के अंदर अपन को देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो है 25% के आसपास जो है ब्लड लॉस होता है टोटल का। टोटल ब्लड का कितना होता है, 25% ब्लड लॉस होता है। 25 ब्लड लॉस होता है तो इसकी वजह से फिटल हार्ट रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। देखिए डिक्रीज होती है बट एब्सेंट नहीं होती है। डिक्रीज होती है बट इसमें जो है किसी प्रकार के कोई शॉक वगैरह अपन को नहीं देखने को मिलेगा। शॉक तो यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, बट कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ग्रेड सेकेंड के अंदर भी क्या है कि 25% ब्लड लॉस होता है टोटल का, फिटल हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, शॉक अभी भी एब्सेंट है बट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। लास्ट है ग्रेड थर्ड। ग्रेड थर्ड के अंदर क्या होता है, 30% से भी ज़्यादा, है ना, 30% से भी ज़्यादा क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। 30% से भी ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होगा तो सीवियर एनीमिया होने की चांस है। सीवियर एनीमिया होने की चांस है तो इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, या नहीं तो फीमेल की डेथ हो सकती है। तो फीमेल जो है वो क्या होती है, हाइपोवोलेमिक शॉक में चली जाती है। तो शॉक कौन सा होगा यहाँ पे, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा क्योंकि ब्लड का लॉस हो रहा है। इसके अलावा हाइपोवोलेमिक शॉक है तो हमें पता है कि हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स अपन क्या कह सकते हैं, टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। साथ में ही क्या होंगी, कॉम्प्लिकेशंस भी प्रेजेंट होंगी। कॉम्प्लिकेशंस भी क्या होंगी, इसमें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, फिटल हार्ट रेट जो होगी वो क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। फिटल हार्ट रेट एब्सेंट। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे लास्ट जो फेज है उसके अंदर फिटल हार्ट रेट क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये टोटल चार ग्रेड होती है जिसके बारे में अपन ने बात करा। ग्रेड 0 में सिर्फ जो ग्रेड 0 है इसमें सिर्फ डायग्नोसिस जो है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा किया जा सकता है। ग्रेड 1 के अंदर क्या होता है, 15% से कम लॉस होता है, बट वहाँ पे क्या है, सिर्फ वजाइनल ब्लीडिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और ग्रेड सेकंड के अंदर क्या होता है, आते आते फिटल हार्ट रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बट फिटल हार्ट रेट डिक्रीज हुई, एब्सेंट नहीं है। और जो लास्ट ग्रेड है उसमें क्या होता है, फिटल हार्ट रेट क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। इसके बारे में बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के, हमें क्या क्या सिम्टम्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो अपन ने प्लेसेंटा प्रेविया पढ़ा था वहाँ पे क्या था, कोजलेस और पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग थी। बट यहाँ पे क्या है, अपने पास कारण भी है और पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वजाइनल ब्लीडिंग भी होगी और साथ में क्या होगा, पेन भी फील होगा। पेन जो है आइदर एब्डोमेन में फील हो सकता है या फिर अपन ये कह सकते हैं कि यूट्राइन पेन भी हमें फील होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोज भी प्रेजेंट है, कोज मेनली कौन सा है, मेनली हाइपर टेंशन हमारे पास क्या है, कोज है। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो देखिएगा, यहाँ पे डार्क वजाइनल ब्लीडिंग है, डार्क
वेजाइनल ब्लीडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ पे ब्लीडिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ब्लीडिंग की यहाँ पे विशेषता है कि यहाँ पे डार्क रेड कलर की वेजाइनल ब्लीडिंग है। क्या है? डार्क वेजाइनल ब्लीडिंग है। डार्क क्यों बोला है और ब्राइट क्यों बोला है? ब्राइट का मतलब होता है कि फ्रेश ब्लड निकला है, और फ्रेश ब्लड समझिए अगर, ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता था प्लेसेंटा प्रेविया में कि प्लेसेंटा यहाँ लगी हुई होती थी, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती थी और फ्रेश ब्लड ही क्या होता था बाहर आता था। तो हमें क्या देखने को मिलता था? ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती थी। सही है, यही देखने को मिलती थी प्लेसेंटा प्रेविया में। बट यहाँ पे क्या है कि प्लेसेंटा यहाँ लगी हुई है, और जब ये सेपरेट होता है, सेपरेट होने के बाद में क्या होगा कि ये ब्लड यहाँ पे कलेक्ट होगा, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड कलेक्ट होता है। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे जो यूट्रस है उसकी मसल्स क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में ब्लड क्या होगा? बाहर आएगा, जिसकी वजह से हमें किस तरह का ब्लीडिंग देखने को मिलती है? हमें क्या देखने को मिलती है? डार्क रेड कलर की वजाइनल ब्लीडिंग, डार्क रेड वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मीन्स यहाँ पे डार्क रेड देखने को मिलती है, और प्लेसेंटा प्रेविया के अंदर हमें ब्राइट रेड कलर की वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिलेगा? इसके अलावा हमें सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि वजाइनल ब्लीडिंग हुई है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस हुए हैं, तो सीवियर एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। सीवियर एब्डोमिनल पेन के अलावा हमें क्या होगा कि यहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो रिवील्ड, कंसील्ड या फिर मिक्स्ड, तीनों ही टाइप की ब्लीडिंग जो है हमें देखने को मिल सकती है। पर मोस्ट कॉमनली कौन सी देखने को मिलती है? रिवील्ड देखने को मिलती है। यहाँ पे जो ब्लीडिंग होगी वो रिकरेंट होगी, रिकरेंट बार बार होगी, ठीक है, रिकरेंट ब्लीडिंग होगी। इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिलेगा? इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे जो यूट्रस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यूट्रस हमें फर्म देखने को मिलेगा, या मैं कह सकता हूँ हार्ड देखने को मिलेगा। उसके अंदर जो है टेंडरनेस देखने को मिलेगी, टेंडरनेस प्रेजेंट होगी, हार्ड होगा, ठीक है, हार्ड या फर्म यूट्रस होगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिल सकता है? यूट्राइन रिजिडिटी देखने को मिलेगी। यूट्राइन यूट्रस जो होगा वो क्या होगा? रिजिड देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पे तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे यूट्रस रिजिडिटी भी देखने को मिल रही है, यूट्रस के अंदर जो है अपन को पेन भी देखने को मिलता है, टेंडरनेस भी देखने को मिल सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसी के अपोजिट हमें प्लेसेंटा प्रेविया की अगर मैं बात करूँ तो प्लेसेंटा प्रेविया में यूट्रस एकदम सॉफ्ट होता था, हार्ड नहीं होता था, उसमें किसी प्रकार की कोई टेंडरनेस नहीं होती थी, और रिजिड तो बिल्कुल नहीं होता था, सॉफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ प्लेसेंटा प्रेविया और एपिसो प्लेसेंटा में क्या है? डिफरेंस है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा सिम्टम में क्या हो सकता है कि मदर के अंदर क्या हो सकता है? हाइपोवोलेमिक शॉक, मीन्स मेटरनल शॉक हो सकता है। अब मेटरनल शॉक हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि शॉक के सिम्टम प्रेजेंट होंगे हाइपोवोलेमिक की, जैसे कि टेकिकार्डिया होगा, मीन्स हार्ट रेट तो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ शॉक के सिम्टम्स हैं, वो भी अपन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जो फीटस है उस पर क्या असर होगा? फीटल जो है डिस्ट्रेस में जा सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। तो ये क्या है? कुछ सिम्टम्स हैं किसके? ये कुछ सिम्टम्स हैं किसके? एब्रेप्सो प्लेसेंटा के, ठीक है। मोस्टली इसमें पूछा जाता है कि ब्लीडिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, पेनफुल है या नहीं है। इसके अलावा ब्लीडिंग किस टाइप की है? रिवील्ड है, कंसील्ड है, बार बार हो रही है, यूट्रस कैसा है, और शोक है तो उसके सिम्टम जैसे इन चीज़ों के बारे में बार बार पूछा जाता है सिम्टम्स में। अब अपन बात करते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डायग्नोसिस की, ठीक है। डायग्नोसिस जनरली किससे होगा? डायग्नोसिस देखिए वेजाइनल एग्जामिनेशन से तो अपन कर सकते हैं प्लेसेंटा प्रेविया में, अगर कॉम्प्लिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो। यहाँ पे डायग्नोसिस जनरली जो है अल्ट्रासोनोग्राफी से किया जाता है, जिसमें अपन चेक करते हैं कि प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हुई है या नहीं हुई है। बट मेनली यहाँ पे जो डायग्नोसिस किया जाता है वो क्या कैसे किया जाता है? क्लिनिकली, मतलब सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अपन जो है करते हैं। तो मेनली किससे होता है? क्लिनिकली होता है, ठीक है। ये था अपना डायग्नोसिस, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरह एब्रेसिव प्लेसेंटा को एक नर्स जो है मैनेज करती है, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे ही परिवार वालों को पता चलता है कि भाई ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग होती है, तो सबसे पहले फीमेल को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटलाइज करने के बाद में जैसे हमें पता है कि हाइपोवोलेमिक शॉक है, तो सबसे पहले तो आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसमें आरएल है, एनएस वगैरह है। आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाता है। फीमेल के वाइटल साइंस को असेस किया जाता है कि वाइटल साइन में क्या क्या ऑल्ट्रेशन हुआ है।
फिटल हार्ट रेट जो है वो असेस की जाती है कि फिटल हार्ट रेट हमें सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है, या फिर कम है या ज़्यादा है, इन चीज़ों को पता लगाया जाता है। इसके बाद में अगर ज़रूरत है तो उस केस में ऑक्सीजन एडमिशन भी की जाती है, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो सांस लेने में दिक्कत होगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आएंगे, तो अकॉर्डिंग टू नीड ऑक्सीजन एडमिशन की जाती है। इसके अलावा अगर फीमेल जो है पहले से एनीमिक थी और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी नीड हो सकती है, तो उस केस में ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड ग्रुप चेक कराया जाता है कि क्या ब्लड ग्रुप है, हीमोग्लोबिन चेक कराया जाता है, और सीवियर एनीमिया अगर है तो उस केस के अंदर फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा हॉस्पिटलाइज होने के बाद में हम क्या क्या चीज़ें असेस करेंगे कि उसके साइन सिम्टम जो अपन क्लिनिकल फीचर्स पढ़े हैं कि भाई वजाइनल ब्लीडिंग जो है उसका नेचर क्या है, कितनी ब्लीडिंग हुई, क्या अमाउंट हुए, पेड वगैरह सबको असेस करके ब्लीडिंग का अमाउंट जो है उसका नेचर वगैरह पता लगाया जाएगा। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन कितना है, सीवियर ज़्यादा है, फंडल हाइट के बारे में फंडल हाइट चेक करेंगे, फंडल हाइट को क्या किया जाएगा, असेस किया जाएगा। इसके बाद में कुछ चीज़ें होती हैं, पोजीशन वगैरह की बात अपन करते हैं। तो पोजीशन में देखिए कि पेशेंट जो है उसको जो है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दी जाती है, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन क्यों दी जाती है कि एक्चुअली में क्या होता है कि अपन ने जैसे बात करी कि प्लेसेंटा जो है यहाँ से सेपरेट होगा और फीटस अपना यहाँ पे है, ठीक है, ये माना कि फीटस है। तो जब प्लेसेंटा सेपरेट होगी तो ये प्लेसेंटा जो है इस पर क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, ठीक है, प्रेशर क्या करेगी, अप्लाई करेगी वाया ग्रेविटी। तो उसको एक रेजिस्टेंट को रोकने के लिए, उसको जो है अपोजिट डायरेक्शन में करने के लिए हम क्या देते हैं, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। ट्रेंडल पोजीशन कैसी होती है, ऐसी होती है, मतलब बेड का जो ये ऐसे इस एंगल पर डाल दिया जाता है। कुछ इस तरह की पोजीशन जो है फीमेल की नॉर्मल पोजीशन ये होती है और अपन उसको ट्रेंडल पोजीशन दे देते हैं। मतलब जो फुट एंड है उसको क्या कर दिया जाता है, एलिवेट कर दिया जाता है, फुट एंड एलिवेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होती है ट्रेंडल पोजीशन, जो क्यों दी जाती है, फिटस पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसको रोकने के लिए दी जाती है। इसके अलावा हाइपोवोलेमिक शॉक है, क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक है तो यहाँ पे हम क्या देंगे, लेटरल पोजीशन दी जाती है, क्या दी जाती है, लेटरल पोजीशन दी जाती है, ठीक है, लेटरल पोजीशन दी जाती है हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर, ठीक है। इसके बाद में देखिए कि अगर फीमेल जो है उसकी डिलीवरी सक्सेसफुल हो जाती है तो आफ्टर द डिलीवरी मीन्स पोस्टपार्टम जो पीरियड होता है, पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, DIC को चेक करते हैं। DIC क्या होता है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। तो इस चीज़ को जो है चेक किया जाता है, इसको असेस किया जाता है पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर। इसके जो साइंस होते हैं, जो भी इसके साइन सिम्टम होते हैं उसके लिए DIC वगैरह को चेक किया जाता है। DIC क्या है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्लड है, जो भी वेन्स ब्लड वेसल्स के अंदर वो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, ब्लड क्लॉट होने लग जाता है। जब क्लॉट हो जाएगा तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा और क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो DIC के वगैरह चेक कर लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर अब बात करते हैं डिलीवरी पर्पज़ की, अगर बच्चा जो है, फिटस जो है वो क्या है, स्टेबल है, हेल्दी है, किसी प्रकार की कोई भी फिटल डिस्ट्रेस के साइन नहीं दिख रहे हैं, उसके अंदर डिस्ट्रेस जो है एब्सेंट है, तो उस केस के अंदर अपन नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी ही क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी परफॉर्म करते हैं। बट क्या है, लेकिन फिटल अगर डिस्ट्रेस है, बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस के अंदर है, तो उस केस के अंदर इमरजेंसी में क्या किया जाता है, सीजेरियन सेक्शन कर लिया जाता है। इससे क्या होगा कि जो मदर है उसकी लाइफ जो है, उसको जो रिस्क है मदर की जान जाने की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसी बात आ रही है कि प्लेसेंटा पहले ही सेपरेट हो गया है, मीन्स अगर मान लीजिए लेबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और प्लेसेंटा भी सेपरेट हो गया, तो उस केस में फिर सीजनल सेक्शन नहीं होगा, फिर वो नॉर्मल डिलीवरी अपन को करनी पड़ेगी। बट लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है, प्लेसेंटा अभी सेपरेट हो रही है, तो उस केस में फिर अपन क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी में सीजरियन सेक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई वीक कौन सा चल रहा है। वीक के हिसाब से अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखा नहीं जाता है कि 37 वीक है, 37 बराबर है या उससे ज़्यादा है, कोई सी भी कंडीशन हो, हमें ये करना है
सिजेरियन सेक्शन करना है अगर बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पे ये कंडीशन है कि अगर बच्चा 34 वीक से पहला है, मतलब 34 हफ्ते का भी अगर नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, फीटल लंग मेचुरेशन के लिए, बच्चे के लंग्स को मेच्योर करने के लिए हम क्या देते हैं हम इंजेक्शन बीटा मीथासोन इंजेक्शन इंट्रामस्कुलरली फीमेल या मदर को अपन देते हैं। ठीक है, इससे क्या होते हैं, लंग्स मेच्योर हो जाते हैं और बच्चा जैसे डिलीवर होता है तो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन करने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन कुछ बात थी इसके अंदर एब्रेप्शो प्लेसेंटा के अंदर जो अपन ने बात करी। ठीक है, तो ये इसका मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर अपन ने पोजीशन का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट के अंदर एक पोजीशन है जो कि अपन को एनक्लेक्स में भी दे रखा है कि टेंडलबर्ग पोजीशन दी जाती है एब्रेप्शो प्लेसेंटा के अंदर। वो क्यों दी जाती है, ताकि हम क्या कर सकें, जो प्रेशर पड़ रहा है प्लेसेंटा का फिटस पे तो वो उससे क्या हो सकता है, दब जाएगा। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए टेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक है तो उसके लिए हम क्या देते हैं, लेटरल पोजीशन देते हैं। पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर डीआईसी को चेक किया जाता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार बेबी डेथ हो जाती है अंदर, है ना, पता नहीं चलता। बेबी डेथ हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस भी होते हैं, डीआईसी होने के चांस भी होते हैं। तो इन चीज़ों के साइन को वगैरह को चेक कर लिए जाते हैं। अगर फिटस स्टेबल है, किसी प्रकार का डिस्ट्रेस प्रेजेंट नहीं है, तो एनवीडी नॉर्मल वजन डिलीवरी कराएंगे। अगर बच्चा डिस्ट्रेस में है तो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कराएंगे। ठीक है, हो सकता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड सेपरेट हुई है और जो फिटस है उसकी नेक के आसपास जो है वो राउंड घूम गई है, तो उस केस के अंदर वो क्या होता है, बच्चा डिस्ट्रेस में आ जाता है तो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करवाना है। इसके अलावा जो वीक होते हैं उसके इररिस्पेक्टिवली हमें डिलीवरी करवानी है। अगर 34 वीक से है, अगर 34 वीक से भी कम है, ये स्पेशल कंडीशन है, तो उसमें फिर फीटल लंग्स को मेच्योर किया जाता है बीटा मीथासोन के इंजेक्शन को देके। ठीक है, ये कुछ बातें करी अपन ने मैनेजमेंट की। इसके अलावा अपन ने क्लिनिकल फीचर्स की बात करी। जो क्लिनिकल फीचर्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लीडिंग की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे एक देख लिया कि प्लेसेंटा प्रेविया और इसमें डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे ब्राइट रेड कलर की वजन ब्लीडिंग होती है, यहाँ पे डार्क होती है, और बिना किसी कारण के, बिना किसी पेन के वजन ब्लीडिंग होती है। यहाँ पे दोनों पेन भी है और कोज भी है। वहाँ बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता है, जबकि यहाँ पे सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, यूट्राइन पेन भी होता है। इसके अलावा वहाँ पर ब्लीडिंग जो होती है वो रिविल टाइप की होती है, बट यहाँ पे रिविल, कंसील्ड और मिक्स तीनों टाइप की हो सकती है। यहाँ पे यूट्रस जो होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, टेंडरनेस होता है, रिजिडिटी देखने को मिलती है, जबकि वहाँ पे यूट्रस एकदम सॉफ्ट होता है, किसी प्रकार की कोई टेंडरनेस देखने को नहीं मिलती है और रिजिडिटी भी देखने को नहीं मिलती है। तीसरी बात हमने यहाँ देखी कि वहाँ पे क्या होता है कि जो गेस्टेशनल वीक है, गेस्टेशनल वीक है ना, कि गेस्टेशनल वीक के हिसाब से फंडल हेड का होना, तो वो प्रोपोर्शनल नहीं होता है कहाँ पे, एब्रेप्शो प्लेसेंटा के लिए, जबकि वहाँ पे क्या होता था, प्रोपोर्शनल होता था। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं किसके बीच में, प्लेसेंटा प्रेविया और एब्रेप्शो प्लेसेंटा। इसके अलावा अपन ने बात करी उसके टाइप्स की, जो अपन ने पीछे देखे थे। ठीक है, तो अपन ने पीछे क्या टाइप पढ़े थे कि यहाँ पे 4 ग्रेड होती है, जैसे ग्रेड 0, 1 और 2 अपन ने यहाँ पे देखी। बट अपन ने प्लेसेंटा प्रेविया के अंदर अपन ने देखे थे कि वहाँ पर अलग अलग टाइप के होते हैं। मार्जिनल टाइप होता है, लो लाइन प्लेसेंटा होता है ना, तो सर्वाइकल ओ से कितनी दूरी पे है उससे आपसे मैनेजमेंट डिसाइड होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, प्लेसेंटा प्रेविया और एब्रेप्शो प्लेसेंटा। क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट कॉमन कौन सा टाइप है, तो एब्रेप्शो प्लेसेंटा है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि मोस्ट डेंजरस कौन सा टाइप का है, कौन सा टाइप जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस है, तो कौन सा टाइप है, एब्रेप्शो प्लेसेंटा जो है ज़्यादा डेंजरस भी है ना, मोस्ट कॉमन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि प्लेसेंटा प्रेविया है, वहाँ पे कभी भी वजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो ज़्यादातर क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, बट यहाँ पे अपन वजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए, और बार बार क्वेश्चन जो है, जो फेमस क्वेश्चन है वही बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में उनको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।